हेलो। नमस्ते छात्रों, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। मैं एस के गुप्ता आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपके लिए लाया हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा और उनसे लाभ ज़रूर लिया होगा। इसके साथ ही आपके दोस्तों ने भी एवं आपने जिनको भी शेयर किया होगा या जिन्होंने भी देखा, उम्मीद है उन सभी ने इससे लाभ ज़रूर लिया होगा, क्योंकि वो सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर भी उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये कक्षा 10 का संस्कृत का तृतीय पाठ है, मतलब तीसरा पाठ है, आलस कथा, जो कि एक नाटक है। ठीक है, इसमें नाटक के माध्यम से आपको जीवन के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए बताया गया है कि किस प्रकार जीवन में कई सारे दोष उत्पन्न होते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसमें नाटक के माध्यम से बड़ी रोचकता के साथ समझाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी से शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी लाभ मिले जिन्हें आप देना चाहते हैं। साथ ही जो भी आपके मित्र हैं जो कि उस कक्षा में हैं और संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आपका पाठ है तृतीय पाठ, अर्थात तीसरा पाठ। पाठ का नाम है आलस कथा। लिखा हुआ है, क्योंकि सभी लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, पुस्तक को साथ ही लेके बैठिएगा, जिससे कि आपको पढ़ते समय ये समस्या ना आए। वैसे तो स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है तो आपको समस्या नहीं आएगी, फिर भी आप लोग बुक भी लेके बैठे। लिखा हुआ है, अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अर्थात अयम मतलब यह पाठ विद्यापति कृत मतलब विद्यापति द्वारा रचना किया गया है। ठीक है, और ये कथा ग्रंथ, कौन सा कथा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा, है ना। पुरुष परीक्षति नाम कस्य मतलब पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है, अंश विशेषो उससे लिया गया है, उसका एक अंश है। ठीक है, तो लिखा है कि विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। कहता है सरल संस्कृत भाषायां मतलब सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों का वर्णन इसमें करता है, साथ ही उनके दोषों और दोषों के निराकरण करने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे कहता है विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जो है मैथिली भाषा के एक लोकप्रिय कवि हैं। वैसे तो ये और भी कई भाषाएं जानते थे, लेकिन उनमें जो भी पुस्तक अभी है, ये कथा जो लिखी गई है मैथिली भाषा में लिखी गई। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेऽपि प्रभुता अस्ति। कहता है इन्होंने संस्कृत भाषा में अन्य कई ग्रंथों की रचना की गई है, विशिष्ट ग्रंथों की रचना की है। आगे लिखा हुआ है प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यते। अर्थात कहा गया है कि जो पाठ दिया गया है, आलस कथा जो दोष है उसे दूर करने के उपायों को, या फिर आलस कथा के बारे में बताया गया, इस दोष के बारे में बताया गया है कि व्यंग के रूप में। व्यंग क्या होता है आप इससे जान लें। व्यंग होता है एक तरफ से हंसी मजाक के रूप में इस चीज़ को आपको बताया गया है। ठीक है, कह रहा है नीतिकारः आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। अर्थात नीतिकार का मानना है कि आलस्य हमेशा त्यागने योग्य है।
आलस्य हमेशा त्यागने योग्य है, आलस्य को हमेशा छोड़ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अगर मैं इतना दूर में जितना मैंने अभी बताया, अगर यहाँ से क्वेश्चंस की बात करें, प्रश्नों की बात करें, तो पहला प्रश्न ही होगा कि आलस कथा पाठ किसके द्वारा रचित है? विद्यापति द्वारा। आगे लिखा हुआ है, हाँ मैं प्रश्नों के बारे में बात कर रहा था। प्रश्न क्या होंगे? पहला प्रश्न होगा कि आलस कथा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति द्वारा, विद्यापति कृत है। किस पुस्तक से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति द्वारा लिया गया है। किस भाषा के कवि है विद्यापति? मैथिली भाषा के कवि हैं। इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है? मानव के गुणों, उनके दोषों और दोषों को दूर करने के बारे में शिक्षा दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। अर्थात वह स्वभाव से दानशील एवं कारुणिक थे, अर्थात दयावान थे। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कराते एवं आलसियों को भोजन के साथ साथ वस्त्र भी दान दिया करते थे। यतः अर्थात क्योंकि, लिखा गया है श्लोक में, निर्गतिनां च सर्वेषां लशः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि वहिना। अर्थात कहा गया है, सारे आलसियों एवं संकटग्रस्तों का मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, किसी तरह का प्रयास करना नहीं। अर्थात आलसी एवं अकर्मण्य भूखे रहना तो पसंद करते हैं, किंतु परिश्रम करना पसंद नहीं करते। ऐसा यहाँ पे क्या कहा गया है कि संकटों में रहना एवं आलसी जो भी हैं वो भूखे तो रह सकते हैं, परंतु प्रयास नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में इस श्लोक में कहा गया है। आगे लिखा गया है, ततो अलसा पुरुषाणाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा बहवः वस्तुंद परिमृज्यास्त्रत वर्तुले बभूवुः यतः स्थितिः सौकर्यमूला हि सर्वेषामपि सहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः। अर्थात लिखा गया है, तब आलसी लोगों का इच्छित लाभ सुनकर, यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पे, तब आलसी लोगों का इच्छित लाभ सुनकर बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले यहाँ जमा हो गए। क्यों जमा हो गए भाई? क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी लिखा गया है कि आलसियों को वस्त्र और भोजन दोनों दिए जा रहे थे। वस्तुओं को, मतलब जो आलसी थे उन्हें तो वस्त्र दिए जा रहे थे, भोजन भी मिलने लगा, जिसे सुनकर बहुत सारे ऐसे भी पुरुष थे जो आलसी तो थे ही, जो आलसी नहीं थे वो भी आने लगे और तोंद बढ़ाने लगे। तोंद बढ़ाने का मतलब खा खा के वहीं पे रहने लगे। लिखता है श्लोक में, स्थिति सौकर्यमूला ही सर्वेषामपि सहते सजितानां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। अर्थात कहता है, सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर ना दौड़ता हो? अर्थात सब कोई मुफ्त मिल रहे सुख को देखकर आकृष्ट होते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। कहा गया है कि ऐसा कौन है जो अपने जाति का सुख देखकर ना आता हो? वो अपनी जाति का सुख देखकर उसके पीछे भागा चला आता है ना। और सबको तो सुख चाहिए, और ऊपर में जो सुख मिल रहा था उसी को देख के बहुत सारे लोग हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है आपका, पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतिमालस्य
दर्शयित्वा भोजनं गृह्णन्ति। तदंतर आलसालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषः परमिष्टम् यत् समबुद्ध्या करुणया केवलमलस्येभ्य स्वामी वस्तूनि दापयति। कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रसादः। यहाँ पर लिखा गया है कि अब चूंकि ऊपर सुख मिल रहा था तो उन सुखों को देखकर तो आलसी तो आए ही, आलसी के साथ साथ कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो आलसी तो नहीं थे लेकिन आलसी का रूप धारण करके, अथा आलसी कृत्रिम आलस धारण करके, मतलब आलसी है नहीं लेकिन आलसी बन गए और वहां पर पहुंच गए और भोजन ग्रहण करने लगे। इससे क्या हुआ, इससे ठीक है आलसशाला में, जहाँ पे आलसशाला मतलब जहाँ पे आलसी लोगों को ठहराया गया था, रखा गया था, ठीक है, वहाँ पर बहुत मतलब धन का खर्च होने लगा, खर्च बढ़ गया, ठीक है। तो एक योगी पुरुष थे, ठीक है, तन्योगी पुरुष है प्रामिष्टम, ठीक है, एक जो योगी पुरुष थे उन्होंने राजा को सलाह दिया, परामर्श दिया, ठीक है। क्या परामर्श दिया? परामर्श था यदक्षम बुद्धिया करुणया केवल अलसेभ्यो स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अलसम अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। कहता है, मतलब मंत्री कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आलसियों का रूप धारण कर कर यहाँ पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे यहाँ क्या है, खर्च बढ़ गया है, अतः जबकि वे आलसी भी नहीं हैं, है ना, और वे कुछ दिन से भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए, क्यों ना उनके आलस होने की परीक्षा ली जाए कि वो सचमुच में आलसी भी हैं या नहीं है, ठीक है। यदि भवती तदाल पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य परसुप्तेषु अलशालायां तन्युगे पुरुष वहिना दाप्येतु निरूपयामसु। अर्थात यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि जब इस ऐसा देखकर क्या कहता है, उस जो मंत्री होते वो कहते हैं क्यों ना आलसियों की, जो मतलब तदाल पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः, उन पुरुषों की परीक्षा ली जाए, ठीक है। अब परीक्षा लेने के लिए क्या किया जाता है तो आगे देखिए, ततो गृहे लग्नं परिमितमग्नि दृष्ट्वा धूर्ते सर्वे पलायिता। क्या होता है, तब जहाँ पे आलसी लोग रह रहे होते हैं उसमें आग लगा दी जाती है, जहाँ आलसी लोग रह रहे होते हैं उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, पश्चादिसलाम अपि पलायिता, जो थोड़े बहुत आलसी थे उसके बाद वो चले जाते हैं, है ना। पहले क्या था, जैसी आग को देखते हैं तो जितना धूर्त लोग थे, जो कपटी थे, आलसी तो थे नहीं, बस आलसी को रूप धारण, सबसे पहले तो वो भागे, जो थोड़े बहुत आलसी थे वो भागे। उसके बाद चत्वारः पुरुषा स्त्रैतरव सुप्ताः परस्पर मालपन्ति। अर्थात क्या है कि चार जो पुरुष है वहाँ पे सोए रहे और आपस में वार्तालाप करने लगे। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथयम कोलाहलम, अहो कथयम कोलाहलम। मुंह से बिना वस्त्र हटाए पहले ने कहा, मतलब सोया हुआ ही है, कम्बल से मुंह ढका हुआ है, तब वो कहता है, मतलब तो पे मुख से कम्बल नहीं हटाता है और कहता है ये हल्ला क्यों है, कोलाहल क्यों है ना। सोचो, चारों तरफ आग लगी हुई है और वो क्या कर रहा है, मुंह से सर ढका हुआ है, कह रहा है हल्ला क्यों है, क्या है कि कोलाहल हो रहा है। द्वितीय नोक्तम तर्केते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। द्वितीय कहता है, दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम, तीसरा कहता है, क्या कहता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति,
कहता है, तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक नहीं है। क्या भाई धार्मिक नहीं है? तो देखते हैं। कहता है कोई धार्मिक नहीं है, यह इदानीम जलधरवासोऽभि कटैर्वासनं प्रविणोति, जो हमारे ऊपर जल से भीगे कम्बल को डाल दे। चतुर्नोक्तम, चौथा कहता है, ऐ वाचाल, अरे बुलक्कर, कति वचनानि वक्तुम शक्नोत, क्यों इतना बोल रहे हो? तुष्णि कथम न तिष्ठति, शांति से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। सोचो, आप खुद ही सोचो, ये चार आलसी अभी तक सोए हैं, सारे लोग चले गए, घर में आग लगा है। पहला कहता है कि हल्ला क्यों हो रहा है, दूसरा कहता क्या है, लगता है घर में आग लग गई है, और तीसरा कहता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे शरीर पर भीगा हुआ कम्बल डाल दे। सोचो, आग लगा हुआ है और ये दूसरे के आसार में। और चौथा कहता है, चौथा तो उससे भी महान है भाई। चौथा क्या कहता है, अरे वाचा, मतलब ज़्यादा बोलने वाले, इतना क्यों बोलते हो, शांति से सो क्यों नहीं जाते, है ना। ततस्तुर्नामपि तेषामेव परस्परलापं श्रुत्वा बहिनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्धर्मभयेन चत्वारो अपलशा केशस्वावाकृष्य गृहत्वा गृहाद बहिकृतः। कहता है, इन चारों लोगों को बातों को सुनकर और देखकर जो नियोगी पुरुष है वो देखता है कि अगर इसको ना बचाया गया तो ये चारों इसमें मर जाएंगे। जिसमें वो अपने आदमियों को भेजता है और उन्हें केस पकड़कर, क्या है, केस पकड़कर आग से बाहर निकाला गया। पश्चात तान लोक्य तनिर्योगी भी पठितम, ठीक है। तब उसके बाद उन्हें पहले से ज़्यादा सुख सुविधाएं दी जाती है, और उसमें लास्ट में ये चीज़ कहा जाता है, यहाँ पे कहा गया है, तब योगी पुरुष कुछ कहता है। क्या कहता है वो श्लोक में लिखा गया है, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कोचिल्लो के कारुणिकम बिना। कहता है कि एक स्त्री की गति उसके पति से है, एक बालक की या बच्चे की गति उसकी माता से है, जननी से है, जबकि इस तरह के आलसियों की गति कारुणिक अर्थात दयावान लोगों के ऊपर ही है। पश्चातेषु चतुर्वलशेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री ताप्यमास। कहता है तब उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं प्रदान की जाती है। चूँकि अब जाहिर सी बात है प्रदान की कहीं नहीं, पहले खर्च ज़्यादा था, अब खर्च कम हो गया। साथ ही अब पता चल गया ना ये वास्तविक आलसी है, जिससे इनको ज़्यादा दिया गया। अर्थात अब सोचो कि अगर ऐसा आलसी लोग रहे तो ऐसे ही मारा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया है कि पहली बात तो आलस को तो छोड़ देना चाहिए, इसने पहले ही कहा, है ना। दूसरा इसने कहा कि अगर हम आलस करेंगे तो आलसियों का जो गति होता है वो दयावान लोगों पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो श्लोक से मैंने बता दिया है कि उसी तरह से पूछेगा। क्या पूछेगा, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो एक तो ये शिक्षा मिलती है कि स्त्री की गति पति से, बालक की गति जननी से, और आलसियों की गति दयावान लोगों से है। साथ ही इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए, और आलस त्यागने योग्य है। कोई दिक्कत? ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इससे क्वेश्चन मिलता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगा, पतिरेव गति डॉट 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 कर देगा, लास्ट में गति लिख देगा, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान देने, पूछ देगा ये किस पाठ से संकलित है। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये चैप्टर अच्छे से ख़त्म हो जाए। चलिए देखते हैं। हमारे पास ये प्रश्न है जो कि मौखिक प्रश्न है, मैं सब समझा देता हूँ, आप लोग
आंसर लिख लीजिएगा बाद में अपने। लिख रहा है इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतास्ति। ठीक है, कस्मात् मतलब किससे, यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से उद्धृत है। अस्याम कथयाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। यह कथा, इस कथा में किसका वर्णन किया गया है, तो आलस्य दोष का वर्णन किया गया है। अस्या कथयाः रचनाकारः कः, इस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति। इयं कथा किम शिक्षति, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस्यम त्यज्यते, या फिर आपके श्लोक में पहले पेज में ही यहाँ पे लिखा हुआ था नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते यथार्थ त्यागने योग्य है ना, हमें ये शिक्षा मिलती है। विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे, तो मैथिली भाषा के कवि थे। अस्याम कथयाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, इस कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस्य का। मिथिलायाः मंत्री क आसीत्, मिथिला में कौन मंत्री थे, वीरेश्वर। कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता, किसे देखकर सभी धूर्त भाग गए, अग्नि को, क्योंकि जब आग लगा आलस्यशाला में तो उसे देखकर सारे जो धूर्त थे वो भाग गए। आलस्यशालायां बहु द्रव्यम दिष्ट तन्योगी पुरुष किम परामृष्टम, तन्योगी पुरुष ने क्या परामर्श दिया कि क्यों ना इन पुरुषों की परीक्षा ली जाए कि सच में आलसी हैं या नहीं, है ना। इसके बारे में देखो संस्कृत में लिखने का विचार है तो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं नीचे श्लोक के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 2 नंबर कह रहा है एक शब्देन, ठीक है, अर्थात उत्तर को एक शब्द में ही देना है, ऊपर में एक वाक्य में देना था, नीचे एक शब्द में देना है। अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता, अग्नि को देखकर कौन भाग गए, धूर्ता। अग्नि दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए हुए थे, 4 चत्वारः पुरुष। एक पुरुष किम अवदत्, पहला पुरुष क्या कहता है, तो मैंने आपको बता दिया। द्वितीय पुरुष किम अवदत्, दूसरा पुरुष क्या कहता है, तो वो भी मैंने बता दिया। पहला कहता है मुंह ढके हुए हालत में ही कि ये हल्ला क्यों हो रहा है, कोलाहल क्यों मचा हुआ है। दूसरा कहता है कि लगता है कि आग लगी है। तीसरा कहता है कि कोई नहीं है योगी पुरुष जो हमारे ऊपर भीगा कम्बल डाल दे। चतुर्थः पुरुष किम अवदत्, चौथा पुरुष क्या कहता है, चौथा कहता है अरे वाचाल इतना क्यों बोलते हो, आराम से नहीं सो सकते। आपके लास्ट वाक्य में संस्कृत में भी है, मैंने लाइन से पढ़ के भी बता दिया है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। वीरेश्वरः कः मंत्री आसीत्, वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर एक मंत्री था, कहाँ के, मिथिलायां मंत्री आसीत्। तस्य स्वभावः कीदृश आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था, दानशील कारुणिक। आलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृतिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति अस्माः, आलस्यशाला में सुखों को देखकर कौन कृतिमालस्य धरकर भोजन ग्रहण करने पहुंचा, धूर्त लोग, है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर है प्रीतम पुरियत, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ भरे हुए पर मत जाइएगा, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ बस वही भरिएगा। स्थितः धावंती जंतवा, अब ये जो है खाली जगह ये आपको दिया गया है बुक में, ठीक है, श्लोक में दिया गया है, मैं आपको बता दूं। तो आप देखेंगे यह श्लोक नंबर 2 का पाठ है जो कि आपको इधर दिखेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे, केन धावंती जंतवा, डिष्टवा केन धावंती जंतवा, तो यहीं से लिया गया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। निर्गतिनाम जाठरेनाभि वहिना, आपका ये भी श्लोक में लिखा गया है वहाँ पे, निर्गतिनाम जाठरेनाभि वहिना, मतलब ये श्लोक का पाठ है जो कि श्लोक से बीच में लिया गया है। यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया ना, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और लिखा जाएगा किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख के लिख लीजिएगा, पुस्तक मिलेगा।
कपटेन आलसानाम कपि गृहंती इत्स्माकम, ठीक है। जो आलसशाला में जो है क्या मिलता था, प्रसाद अर्थात भोजन। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। नीतिकार आलस्य, नीतिकार आलस को क्या मानता है, रिपु रूपम मन्यते, तो त्यागनीय। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में कौन मंत्री थे, वीरेश्वर। पश्चात रसाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कीति आलस्यम दर्शयित्वा भोजन गृहंती, क्या ग्रहण करते थे, भोजन। आगे कह रहा है एक पद में उत्तर देना है। आलस्याम कथाकारः कः, आलस कथा के कथाकार कौन है, विद्यापति। वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत्, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला में। केशाम दृष्टवाम कीर्तिम तंद प्रिमजु वर्तुलभी, तो आलस, सिंपल। केम कीर्तिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती, कौन कीर्तिम आलस्य को धारण करके भोजन ग्रहण करता है, धूर्त। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, है ना, कितने पुरुष सुप्तावस्था में थे, 4। अपूर्ण वाक्य न उत्तर, ठीक है, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है, वाक्य के रूप में। तो आप इसे भी उसी तरह से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप कुछ शब्दों का आप अर्थ ज़रूर समझ लें, जैसे कह मतलब कौन, कस्य मतलब, ठीक है, कै, इदम, ये सब ज़रूरी होता है ताकि आप कभी फंसो नहीं। कई बार क्वेश्चन आते हुए उस वर्ड का मतलब हम नहीं समझ पाते हैं तो हम, ठीक है, गलत कर बैठते हैं। कोई बात नहीं है, बाकी के मैंने ये पाठ पढ़ा दिया है, आप सभी रिवीजन ज़रूर करेंगे। बाकी के आप सबको इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, नए पाठ के साथ, नई चीज़ों के साथ। आइए, आप सभी को धन्यवाद। अगर आप लोग अंत तक पहुंच गए हैं और ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। ऐसे तो मोटिवेशन तो आपको पढ़ाने का भी हमारा बहुत है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जब लोग ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, किसी को तो हमारी ज़रूरत है। जब कोई देखेगा ही नहीं, लाइक करेगा ही नहीं, लाइक करने से हमें पता चलता है हाँ इतने लोगों ने देखा, अच्छा इतने लोगों को इससे लाभ मिला। अतः आप सभी लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। भाई के धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।